ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। कानपुर में कुमार साहू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो गोविंद से ऑटो किराए पर लेकर दिन भर मेहनत करते हुए उसे चलाकर जो पैसे कमाता था उसमें ऑटो का किराया देकर बाकी पैसों से खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन साहू से उसकी पत्नी सुधा, कुमार, तुम सवेरे से शाम तक मेहनत करके जो पैसे कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा तो तुम गोविंद को किराए पर देते हो, पर यदि तुम्हारा खुद का ऑटो हो तो किराए का पैसा तो बच जाएगा ना। जरा सोचो, एक नया ऑटो खरीदते हैं। सुधा, तुम समझ नहीं रही हो। नया ऑटो खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। अपने पास इतने पैसे तो है नहीं। मेरे पास यूं थोड़े थोड़े बचाए हुए 50,000 रुपए हैं। जो भी खरीदना हो उन्हीं पैसों से खरीदना होगा। देखता हूँ कि कोई सेकंड हैंड ऑटो मिल जाए तो उसी को ठीक करा के आराम से चला सकता हूँ। यूं कहकर वो 50,000 रुपए लेकर केशव मैकेनिक के पास गया। साहू केशव से, केशव, मेरे पास 50,000 रुपए हैं जो मैंने जमा किया है। मुझे एक ऑटो चाहिए। कोई पुराना ऑटो हो तो बताना दोस्त। अरे 50,000 में अच्छा ऑटो कहाँ मिलता है कुमार? कोई पुराना खटारा ही मिलेगा। उसके रिपेयर के लिए काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे हाँ, एक ऑटो मुझे याद आया। उसका इंजन बढ़िया है और वो मॉडल भी अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना ऑटो है। उसे अपना सिनेमा थिएटर वाले इस्तेमाल करते थे। अब तो सारे थिएटर बंद है ना, इसीलिए वो भी एक कोने में पड़ा है। चलो एक बार उसे देख आते हैं। कहकर कुमार को लेकर थिएटर के पास गया। वहां वो ऑटो एक कोने में खड़ा था। जब सिनेमा थिएटर भरे होते थे तब ये ऑटो बहुत चलता था। जब भी कोई नई फिल्म लगती थी तब इस ऑटो में बैठकर माइक पकड़कर उसका प्रचार करते थे। सब बच्चे उसी के पीछे भागते थे। जानते हो? मैं क्यों नहीं जानता, मैं इसे जरूर लूंगा, चाहे कितना भी खर्च हो। पता है क्यों? ये मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल है। इस ऑटो को कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही चलाते थे। अब वो रहे नहीं। उनकी याद में इसे ले जाकर रिपेयर कराऊंगा। इसके पुराने हुलिये को बदलो और इसे रिस्टोर करके एक विंटेज लुक देकर ले आओ। इसको अच्छा डिजाइन करके ले आना दोस्त। तब केशव उस ऑटो को ले जाकर उसे रिस्टोर करके उसे बदलकर एक नया रूप देकर उसे ले आया। उसे देखते ही कुमार साहू, वाह क्या बात है केशव, तुम बहुत बढ़िया कारीगर हो यार, मजा आ गया। अब देखो इस ऑटो में मैं, देखिए भाइयों और बहनों, एक पुराने ऑटो को नए ऑटो में बदलने वाले केशव की कारीगरी, केशव महाराज की जय, ऐसा प्रचार करूंगा। कहकर उसका गुण गाता हुआ उसे पैसे देकर ऑटो लेकर सवारी ढूंढने लगा। वो यूं गया ही था कि कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को रोककर उसे और उस ऑटो को लेकर सीधा थिएटर चले गए। वहां खड़ा थिएटर का मालिक, क्यों रे, किससे पूछ कर ले गया था ये ऑटो? क्यों चोरी करते हो कमीने? तुझे तो, कहकर उसे मारते हुए, इस ऑटो के टायरों को क्या किया? कहाँ है वो? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर, इसे आपके मैनेजर प्रकाश ने ही बेचा था। इसे केशव ले जाकर रिपेयर करके मुझे बेचा सर। मैंने 50,000 में खरीदा है। पुराने टायर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। उन्हें निकालकर केशव भाई ने ही नए टायर लगाए थे। ठीक है, इसे वहाँ बांध दो। उस केशव को उठा कर ले आओ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। तब वो केशव को पकड़कर उसे पीटते हुए ले आए। क्यों रे मैकेनिक, उन ऑटो के पुराने टायरों को क्या किया तुमने? कहाँ छिपा कर रखा है? कहकर उसे मारने लगा। सर ना मारे सर। ओह, वैसे हुआ क्या है सर? उन टायरों में ऐसा क्या है सर जो इतना मार रहे हैं आप? सर, आपका मैनेजर प्रकाश ने उन टायरों को बच्चों को खेलने के लिए दे दो कहकर ले गया सर। मैंने कहा भी था कि वो टायर तो बड़े अच्छे हैं, तो उसने कहा पुराने टायरों से तुम क्या करोगे केशव? नया ऑटो बना रहे हो ना, तो नए टायर ही लगा दो कहकर टायरों को यहीं उतार कर मुझे खाली ऑटो दिया था सर। अगर ये सच है तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों को यहीं गाड़ दूंगा। इनकम टैक्स के रेड से बचने के लिए अपना सारा सोना उन टायरों में मैंने छिपाया था। ये बात कोई और नहीं जानता। ये बात किसी तरह प्रकाश को पता चल गया होगा, इसीलिए चुपचाप तुम्हें उसने ये ऑटो बेचा है। उसे कह रहा था कि कोई चोर ले गया। जब मैंने पता किया तो मैंने ये जाना कि केशव यहाँ से ऑटो को ले गया और कुमार ने उसे खरीदा, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लेके आया हूँ।
फिर मैनेजर प्रकाश को भी वहाँ लाकर खूब मारा। तब उसने सच कबूल किया। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं आपका सारा सोना लौटा दूंगा। उन टायरों को गायब करके बिना टायर के ऑटो इन दोनों के पल्ले बांध दिया भाई। ये लीजिए गहने। कहकर सारा गहना उसे वापस किया। अपने गहने के मिलने की खुशी में केशव और साहू को उसने छोड़ दिया। फिर अपने आदमियों से प्रकाश को खूब पीटने के लिए कहा और वहां से चला गया। केशव और साहू जान बची सो लाखों पाए यूं सोचकर ऑटो में ही सीधा अस्पताल जाकर अपना इलाज कराने लगे। लालची गोल्ड माइन वाला। जनकपुर नाम के गांव में दो मित्र थे। उनका नाम था रंगाराम और राधाराम। दोनों जंगलों में पेड़ काटते हुए गुजारा करते थे। रंगाराम ईमानदार था पर राधाराम लालची और चालबाज था। एक दिन रंगाराम को अपने घर के बाहर एक सिक्का मिला। उसे राधे राम को दिखाते हुए, अरे यार ऐसे सिक्के जब तक हमारे घर के पास मिलते रहते हैं, वैसे ये हैं क्या? सोने का सिक्का है क्या? राधा राम ने उसे लेकर, अरे नहीं यार कोई पुराना खोटा सिक्का होगा, अब मुझे दो मैं कहीं फेंक देता हूँ, कहकर उसे ले लिया। बाद में वो एक जोहरी के पास उसे ले गया। वहां जोहरी ने उसे घिसते ही पता चला कि वो सोने का सिक्का है। उसे बेचकर इसने पैसे ले लिए। एक दिन रंगाराम को घर पर एक नक्शा मिला। उसे लाकर राधाराम को दिखाता हुआ, यार ये हमारे घर के अलमारी से निकला है, लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है। मेरी माँ कहती रहती थी कि हमारे पूर्वज खजाने को तलाश करते रहते थे। चलो उस खजाने को ढूंढते हैं, अगर वो मिला तो अपनी जिंदगी संवर जाएगी यार। उसे देखकर राधाराम, ये कोई खजाने का नक्शा नहीं है पगले, ये तो यूं ही किसी ने कुछ लकीरें मार दिया लगता है। तुम्हारे पूर्वज भी तेरे जैसे पागल थे, खजाना वजाना कुछ नहीं है। चलो काम पर चलते हैं, 4 पैसे कमाने की सोचो। अगले दिन राधाराम एक बड़े थैली को कंधे पर डालकर नक्शा लेकर निकल पड़ा। अगले दिन पेड़ काट रहे रंगाराम ने जब देखा कि राधाराम नहीं आया तो वो सोच में पड़ गया। बाद में राधाराम की पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी, पता नहीं रंगा, कल रात भर बिना सोए कोई नक्शा देखते हुए बिता रहे थे। सवेरे सवेरे दाल चावल की पोतली लेकर कहीं चले गए। महीना हो या 2 महीना, जितना भी समय लगे मेरी चिंता ना करना, कहकर चले गए। ये सुनकर रंगाराम समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जंगल में जाते हुए राधाराम नक्शा देखते हुए, हाँ लगता है यही वो जगह है। उस बेवकूफ ने यकीन कर लिया कि ये नक्शा नहीं यूं ही लकीरें हैं। चाहे जितना समय लगे, जब तक खजाना हाथ न लगे यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं होता। यूं वहां जमीन को वो खोदने का काम शुरू किया। यूं खोदते खोदते एक सुरंग बन गया। वो उस सुरंग में और खोदने लगा। जो दाल चावल साथ लाया था उसे पकाकर खाता, वहीं सोता, फिर खोदना शुरू करता। ऐसा ही चलता रहा। यूं कई दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, यूं 1 महीना बीत गया। उसकी सहन शक्ति जाती रही और वो तंग आ गया था। दाल चावल भी खत्म हो गया। इससे वो हार मानकर, धत लगता है कि वाकई बेकार की लकीरें हैं। इतना खोदने पर भी मिट्टी तो निकल रहा है पर खजाना नहीं निकल रहा। लगता है इसके पूर्वज बेवकूफ थे, ना खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी। मैंने यूं ही अपना समय बर्बाद किया। इस 1 महीने में अगर पेड़ काटे होते तो मेरी अच्छी आमदनी होती, ऐसा उसने सोचा। फिर वहां से वो चला। अगले दिन रंगाराम से मिला और, अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरा समय नष्ट हो गया। वहां खजाना वजाना कुछ भी नहीं है। दोबारा ऐसे धोखा दिया तो ठीक नहीं होगा। हाँ मैंने धोखा दिया। मैंने कहा था कि दोनों मिलकर ढूंढते हैं, पर लालच में आकर तुम अकेले ही चले गए। मैं नहीं। शर्म करो कमीने, तुम्हें देखते ही चिढ़ होती है मुझे। खजाने के लिए मित्र को ही धोखा देते हो। जी हाँ, वहाँ तो खजाना भरा पड़ा है ना। तुम्हारे मूर्ख पूर्वज ने क्या नक्शा बनाया और तुमने उसे क्या दिखाया, और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने चला। मेरा जूता और मेरा सिर होना चाहिए। ये लो तुम्हारा काम ना आने वाला नक्शा, पकड़ो, कहकर उसके मुंह पर उसे मारकर चला गया। उस रात को रंगाराम नक्शा को देखते हुए अपने पत्नी से, लक्ष्मी, इसे देखकर लगता है कि ये कोई सचमुच का नक्शा है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए
हमें सहनशीलता और सब्र होनी चाहिए। उसने सिर्फ 1 महीना कोशिश किया था, मैं कुछ और महीने प्रयत्न करूंगा। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो खजाना मिलेगा। अगले दिन वो घोड़े पर दाल चावल की बोरियां लाद कर जा रहा था तो उसे देखकर राधाराम अरे चल पड़े खजाने की खोज में। क्यों भाई, खजाना चाहिए कहकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। घोड़े पर जंगल में जा रहा था तो रंगाराम को वहां एक गड्ढा दिखाई दिया। वो नक्शे और उस गड्ढे को देखकर, अच्छा तो उसने यही कोशिश किया था, भाई नक्शे के अनुसार तो यही खोदना चाहिए था, उसने सही जगह तो खोदा था कहकर गड्ढे में कूदा। अंदर सुरंग को देखकर, उसने काफी खोदा है, पता नहीं मुझे और कितने महीने और कितने साल खोदने होंगे। हे भगवान, मैं बिना हिम्मत हारे सब्र के साथ जितने भी महीने लगे या साल खोदता रहूंगा, मुझे खजाना मिले ऐसा आशीर्वाद देना भगवान कहकर कुल्हाड़ी से एक जोर से मारा। बस दीवार टूटा और उसमें से सोने सब बाहर निकले। ये देखकर वो खुशी से सोने को बोरियों में डालने लगा। फिर घोड़े पर घर के लिए रवाना हुआ। यूं वो एक बड़ा बंगला बनाकर कार में घूमने लगा। जरूरतमंद लाइन में खड़े होकर रंगाराम से पैसे ले जाते थे। एक दिन यूं पैसों के लिए आए राधाराम से, यार जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो तो सब्र होनी चाहिए। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जितने साल लग जाएं, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, पर वो मुझे एक ही मार में मिला। पर तुम बेसब्र होकर लौट आए। ये लो, ये पैसे लेकर कोई धंधा शुरू करो और खुश रहो। यूं रंगाराम उस गांव के लोगों को धन की सहायता करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।